Assalamu alaikum everyone, this is Nadia Sarwat. Welcome to the third lecture of isomerism. Today we will discuss about the differences between cis and trans isomers. In previous lecture of isomerism we have studied about the geometrical isomerism and types of geometric isomers with the help of so many examples. So today we will discuss about the differences between cis and trans isomers to make our concepts more clear. So let's have a look on today's lecture. Before starting the differences between cis and trans isomers, we have to revise what is the geometric isomerism. Geometric isomerism में दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स मौजूद होते हैं बट उन एटम्स और उन बॉन्ड्स की अरेंजमेंट जो होती है ना, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, वो डिफरेंट होती है. These are those compounds which contain same number and types of atoms and bonds but have different spatial arrangement of atoms. इसका मतलब ये है कि ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स भी मौजूद होते हैं और सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी होते हैं, बट these atoms have a different spatial arrangement, मीन्स कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इनकी स्पेस के अंदर डिफरेंट होगी. एंड व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म. तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को प्रोसेस करने के लिए किसी भी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल के पास इन दो कंडीशंस का होना बेहद ज़रूरी है. एंड फर्स्ट वन इज़ इट मस्ट हैव अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करेगा, अदरवाइज it will not show the phenomena of geometric isomerism. And second one is that two unlike atoms or groups must be linked to each doubly bonded carbon atom. इसका मतलब ये है कि हर कार्बन एटम जो, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन मैंने कहा कि डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए और उन दोनों कार्बन्स के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स या दो डिफरेंट एटम्स अटैच होंगे तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा वो मॉलिक्यूल. और अगर कोई एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म मौजूद नहीं है. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अ मॉलिक्यूल टू पोसेस द बोथ कंडीशंस फॉर showing the geometric isomerism. So let's have a look on the difference between cis and trans isomer. In case of cis isomers you can see here सिस प्रीफिक्स जो है, सिक्स वर्ड जो है, ये लातीन से निकला है और इसका मीनिंग है ऑन द सेम साइड, मीन्स के डबल बॉन्ड की सेम साइड. और इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर्स यू कैन सी हियर द प्रीफिक्स ट्रांस ड्राइव फ्रॉम द लातीन और इसका मतलब है इट मीन्स ऑन द अपोजिंग साइड्स, मीन डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड्स पे. ठीक है. इन केस ऑफ ट्रांस सेकेंड पॉइंट इज़ कि हमारे पास जो सिस आइसोमर्स होते हैं उसमें डबल बॉन्ड की सेम साइड पे सेम ग्रुप्स या सेम एटम्स अटैच्ड होंगे. ठीक है, ऑन द सेम प्लेन. ये हो गया आपका सिस के केस में. इन केस ऑफ ट्रांस मॉलिक्यूल्स या ट्रांस आइसोमर्स, हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है उसके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स तो मौजूद होते हैं बट दे आर ऑन द opposite sides of the double bond. ठीक हो गया. Next point is in case of acyclic system, cis isomers are more unstable as compared to trans isomers. acyclic systems के अंदर cis isomers जो होंगे वो less stable होंगे as compared to trans isomers. और इसी तरह से acyclic systems जो हैं वो trans isomers की सूरत में more stable होंगे as compared to cis. सो हम ये कह सकते हैं कि एसाइक्लिक सिस्टम्स में ट्रांस आइसोमर्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट. एंड द सेकंड पॉइंट ऑन दिस स्लाइड इज़ इन सिस आइसोमर्स फंक्शनल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड. वो कह रहे हैं कि सिस आइसोमर्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो सेम साइड पर अटैच होंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो है वो
डबल बॉन्ड की सेम साइड पर अटैच्ड है और इस मॉलिक्यूल का नाम है सिस 2 ब्यूटीन। 2 मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे लगे हुए हैं और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे लगे हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिस आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं किसी भी मॉलिक्यूल को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए। फर्स्ट तो ये थी हमारे पास कि उसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, जो ये मौजूद है हमारे पास, और सेकंड ये थी कि हर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 डिफरेंट एटम्स अटैच होने चाहिए, तो ये दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। सो वी कैन से दैट इट इज़ शोइंग द geometrical isomerism. In case of trans isomers, you can see here functional groups are on the opposite sides. तो हम ट्रांस आइसोमर्स में कहते हैं कि जो सेम ग्रुप्स होंगे वो डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पे होंगे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक डबल बॉन्ड यहाँ एक मिथाइल ग्रुप हमारे पास इस साइड पर मौजूद है और दूसरा इस साइड पर, तो ये डबल बॉन्ड की ऑपोजिट साइड होगी, ठीक है। तो इसको हम नाम देंगे ट्रांस 2 ब्यूटीन का। तो हम बात करते हैं कि ये सिस और ट्रांस आइसोमर्स जो हैं ये फिज़िकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज ले आएंगे। किस तरह से चेंज ले आएंगे? इसकी डायपोल मोमेंट को चेंज कर देंगे। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी चेंज होने के नतीजे में क्या होगा कि इसकी जो सॉलेबिलिटी है वो भी चेंज होगी, और एज अ रिज़ल्ट इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा इन केस ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सो हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी पर इफ़ेक्ट करता है। तो हमें पता है कि डायपोल मोमेंट को हम पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ ड्रॉ करते हैं। तो इन केस ऑफ सिस आइसोमर यू कैन सी हेयर डायपोल मोमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। किस तरह से इक्वल टू ज़ीरो नहीं है? यहाँ पर ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का नाम है सिस 1,2 डाइक्लोरो इथीन। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है और क्लोरीन जो है ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है। तो हम डायपोल को ड्रॉ करेंगे फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से दूसरी साइड पे कार्बन जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है और क्लोरीन जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है। तो डायपोल जो होगी इस तरह से होगी। जब एक डायपोल इस तरफ को जा रही है, दूसरी इस तरफ को जा रही है, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो डायपोल क्रिएट होगा ना वो इस डायरेक्शन में होगा। जब इस डायरेक्शन में इस पर डायपोल क्रिएट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल का, इस आइसोमर का डायपोल मोमेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ये कुछ ना कुछ डायपोल रखता है। तो हमने डायपोल मोमेंट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जिस भी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा वो पोलर मॉलिक्यूल होगा, दैट विल बी पोलर इन नेचर। सो जब वो पोलर होगा तो डेफिनेटली उसकी सॉलेबिलिटी जो है वो वाटर के अंदर ज़्यादा होगी। एज अ रिज़ल्ट उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन केस ऑफ सिस फॉर्म, क्योंकि ये पोलर है और इसकी सॉलेबिलिटी भी ज़्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर यू कैन सी हियर, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि डायपोल मोमेंट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम देख लेते हैं कि डायपोल मोमेंट ज़ीरो के इक्वल किस तरह से है। तो ये एक ट्रांस मॉलिक्यूल है हमारे पास, ट्रांस आइसोमर है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन। तो ट्रांस के केस में हम देख रहे हैं कि डायपोल मोमेंट हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, कार्बन से क्लोरीन की तरफ, और यहाँ पर कार्बन से क्लोरीन की तरफ इस तरह से ड्रॉ होगा। जब ये इस तरह से ड्रॉ हो गया है तो हम देख रहे हैं कि दे हैव अ सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन या ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जब ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। जब कैंसिल आउट करेंगे तो इसका डायपोल ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हमने डायपोल मोमेंट वाले लेक्चर में स्टडी किया था कि जिस भी मॉलिक्यूल का डायपोल ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा वो हमारे पास नॉन पोलर इन नेचर होगा। जब नॉन पोलर है तो इसकी सॉलेबिलिटी जो है वो भी वाटर के अंदर कम होगी। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर सो हैव अ लेस बॉइलिंग पॉइंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इन सिस आइसोमर्स के। सिस आइसोमर्स जो होते हैं वो लेस सिमेट्रिकल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांस आइसोमर्स। सो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं ना वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांस आइसोमर्स। सिस फॉर्म जो होता है वो लेस सिमेट्रिकल होता है। यू कैन सी हेयर, यहाँ पर देखें कि इसमें एज सच सिमेट्री नहीं पाई जा रही सिस के केस में, और इस लेस सिमेट्री की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो कम हो जाएगा।
बट यू कैन सी हेयर इन केस ऑफ ट्रांस कि ट्रांस मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा सिमेट्री मौजूद है, ठीक है। और इस सिमेट्री की वजह से इसको हम मॉलिक्यूल को कम्पैक्टली पैक कर सकेंगे। जब कम्पैक्टली पैक कर सकेंगे तो इसका जो होगा मेल्टिंग पॉइंट जो वो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक हो गया। So trans isomers will have the greater melting point as compared to the cis isomers। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन द सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। होप सो आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके समझ आ चुके होंगे। जो आपको पिछले लेक्चर में समझ नहीं आया होगा वो इस लेक्चर में क्लियर हो चुका होगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।